अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुसम्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरार रियाज। हमारे साथ मौजूद हैं आपके पसंदीदा तज्जिया निगार मुजम्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज के दिन में अदालती सरगर्मियां हैं जो बहुत ज्यादा दिखाई दी। फिर उसके बाद सियासी मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो केस था उसकी समाअत हुई। फिर उसके बाद इद्दत निकाह केस का आखिरकार जो फैसला आ चुका है सामने। फिर उसके बाद अहम मुलाकात हुई है चौधरी बरादरान में। तो सर, सबसे पहले पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं। ये जो इद्दत निकाह केस का आज फैसला आया है, अब पीटीआई के पास क्या रास्ते बच चुके हैं? आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? लेकिन नहीं, ये कोई अभी उनकी अपील पेंडिंग है। ये तो सिर्फ एक जमानत की हद तक थी कि सजा मुअत्तल होकर जमानत हो जाए। तो अभी सजा पर अपील जो है वो सुनी जाएगी जुलाई में। और वो बरी हो सकते हैं इद्दत से निकाह केस में। मैं कोई इस केस का एंड नहीं देखता कि ये कोई आए। ये अलग बात है कि पीटीआई को चूंकि रिहाई की जल्दी थी, और बिलखसूस बुशरा बीबी को अपनी रिहाई की बहुत जल्दी थी, और वो समझती थी कि अगर ये सजा मुअत्तल हो जाएगी तो वो आज रिहा हो जाएंगी। लेकिन अभी शायद बुशरा बीबी की रिहाई में भी एक दो माह पेंडिंग है। और इमरान खान पर तब तक मुझे लगता है 190 मिलियन केस का फैसला हो जाएगा जब तक ये सजा मुअत्तल होगी, या जब तक इसमें वो बरी होंगे तब तक 190 मिलियन पाउंड में उन्हें सजा हो चुकी होगी। क्योंकि वो ट्रायल भी फास्ट ट्रैक पर चल रहा है, वहाँ गवाहियाँ और जिरा चल रही हैं। तो वो जब सजा ऑपरेटिव हो जाएगी तब तक ये सजा खत्म होगी। तो आज जो रिलीफ मिलना था, अगर वो मिल जाता तो वो गैर मामूली होता। ये बिलखसूस सजा मुअत्तल नहीं होती, बिलखसूस अपील का ही फैसला होता है। अभी उन्होंने, जज ने ठीक लिखा है कि अभी को उन्होंने बहुत ज्यादा सजा नहीं काट ली है, कोई ऐसी वैलिड ग्राउंड नहीं है। तो इसकी अपील का फैसला जुलाई में या अगस्त में हो जाएगा, और तब उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या पीटीआई हाई कोर्ट जाएगी। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएगी तो मेरे ख्याल में अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारेगी। क्योंकि फिर नीचे सेशन कोर्ट कहेगा कि जब तक आपका ऊपर फैसला नहीं हो जाता नीचे अपील सुनी नहीं जा सकती। वो दूसरा फरीक भी कहेगा कि पहले हाई कोर्ट से फैसला हो ले फिर हम नीचे सुनेंगे। तो वो केस लंबा हो जाएगा। अगर उनको सही लीगल एडवाइस मिली, और जो बहुत सारे कानूनी माहिरीन की राय है कि उन्हें नीचे सेशन कोर्ट में अपनी अपील जो है जुलाई में कॉन्टेस्ट करनी चाहिए, और अपील के फैसले पर तवज्जो देनी चाहिए। ये दुरुस्त है कि आज पूरी पीटीआई को ये तो यकीन था कि इमरान खान रिहा नहीं होंगे, लेकिन बुशरा बीबी की रिहाई के लिए बहुत ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी चल रही थी, बैक चैनल डिप्लोमेसी भी चल रही थी, और बहुत उम्मीद भी थी कि बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी। क्योंकि अगर इमरान खान जेल में रहते हैं और बुशरा बीबी रिहा होती हैं तो मंजरनामा ये होगा कि तहरीक इंसाफ की भाग दौड़ बाहर निकल के बुशरा बीबी संभाल लेंगी। फिर वो ही इमरान खान को जेल में मिला करेंगी, और वो ही तहरीक इंसाफ को चलाएंगी। और इसके लिए बाकायदा तैयारी भी की जा रही थी, और बुशरा बीबी का ग्रुप बहुत एक्टिव भी था। लेकिन अभी मुझे लगता है कि तमाम चीज़ें क्लियर नहीं हैं, और उनकी इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत भी मुकम्मल नहीं है। इसलिए अभी ये अपील पेंडिंग हुई है। और अभी अगर आज अपील में उन्हें, अगर आज सजा मुअत्तल होती तो ये गैर मामूली रिलीफ था। मामूल में अमूमन ऐसे मुकदमात में सजा मुअत्तल नहीं होती, अपील का ही फैसला होता है। लेकिन बहुत से अरमान आंसुओं में बह गए। आज रिहाई की जो उम्मीदें थी वो टूट गई। गवर्नमेंट भी ब्लफ कर रही थी इनके साथ। गवर्नमेंट को पता था कि सजा मुअत्तल नहीं होगी, सिर्फ वो पीटीआई के साथ ब्लफ कर रही थी, और पीटीआई उस ब्लफ में आ गई। बिलखसूस बुशरा बीबी का कैंप इस ब्लफ में बहुत सख्त आ गया कि शायद रिहाई हो जाए। सर, अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की। फिर समाअत हुई है, एक दिन के वक्फे के बाद ये समाअत हुई है। और हम्म। चीफ जस्टिस की जानिब से जो मुकालमा हुआ, जो रिमार्क्स दिए गए, और फिर अतर मिनल्ला साहब की जानिब से भी जो रिमार्क्स दिए गए, उस मुतालिक आप क्या कहेंगे? अंदर की बात क्या है? ये चल क्या रहा है? देखिए, जजिस को रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। जजिस को आराम से मुकदमा सुनना चाहिए। जजिस का काम है कि अगर दौरान समाअत उन्हें कोई बात समझ ना आए तो वो सवाल करें। वो दलाइल नहीं दे सकते जजेस। जजेस का काम नहीं है दलील देना, आर्गुमेंट करना, काउंटर आर्गुमेंट करना केस की समाअत के दौरान। लेकिन ना, जज फ्रीक तो नहीं है, जज तो जज है। अब सूरत हाल ये है कि इस केस में मैंने पहले भी कहा, जजेस तो दलाइल देने लग गए हैं। जजेस तो आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट में पड़ गए हैं। सारी दुनिया को पता लग गया कि पीटीआई के कौन से जज हैं और पीटीआई मुखालिफ कौन से जज हैं, कौन से जज हैं जो पीटीआई के साथ खड़े हैं और कौन से जज हैं जो पीटीआई के साथ नहीं खड़े हैं। तमाम जजेस की न्यूट्रलिटी पे क्वेश्चन हो गया। ये जज तो रहे ही ना। ये तो पार्टी बन गए।
अगर जजेस को रिमार्क्स देने का, दलाइल देने का इतना शौक है, या वो पीटीआई की वकालत शुरू कर दें, या वो पीटीआई की सियासत शुरू कर। अगर जस्टिस आयशा को पीटीआई के साथ बहुत ज्यादती लगती है, तो उनका काम जो है वो उसको जज बनकर पीटीआई का मुकदमा लड़ना नहीं है। वो जाए सियासत करें, पीटीआई की इलेक्शन लड़े, एमएनए बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, पीटीआई की सियासत कर लें, अतर मनीला साहब पीटीआई की सियासत कर लें, मुनीब अख्तर साहब कर लें, और जो पीटीआई के मुखालिफ हैं वो पीटीआई के मुखालिफ सियासत कर लें। इसलिए जजिस के जो रिमार्क्स हैं, उसने अदलिया को नुकसान पहुंचाया है, अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाया है। लोग कहते हैं निजाम नंगा हो गया है। निजाम नहीं नंगा हुआ, अदलिया की साख खराब हुई है। जजिस की सियासी वफादारियां समझ आ गई हैं, जजिस की सियासी सोच समझ आ गई है। ये समझ आ गया है कि सारे जज सियासी हैं। जजिस की सियासी सोच है, वो गैर जानिबदार नहीं है, और उनके फैसले उनकी सियासी सोच के ताबे हैं। जो पीटीआई से मरूब हैं वो पीटीआई के हक में फैसले करते हैं, जो पीटीआई मुखालिफ हैं वो पीटीआई मुखालिफ फैसले करते हैं। फिर इंसाफ तो नहीं हो रहा। फिर तो आप अपनी अपनी सियासी सोच के मुताबिक फैसला कर रहे हैं, जो कि आप सियासतदान हो गए हैं। आप, मेरा मतलब, आपकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस क्लियर हो गई हैं। किसी को बल्ले के जाने का बड़ा दुख है, किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड का दुख है, किसी को ये पता है कि नजरियाती वाला अगवा हो गया था, उन्हें तो पर्चा नहीं कराया कि मैं अगवा हो गया था, लेकिन जज साहब को पता है वो अगवा हो गया था। मैंने पहले भी कहा, अगर जज साहब को पता है वो अगवा हुआ हुआ है, जज साहब जाके उसकी तरफ से पर्चा दर्ज करा दें, फरीक बन जाए। जज तो नहीं है आप। किसी भी जगह जहाँ जज अपना पर्सनल नॉलेज इस्तेमाल करता है किसी मुकदमे में, तो वो मुकदमा वो जज नहीं सुन सकता, क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि जब जज कोई मुकदमा सुन रहा होता है तो वो गैर जानिबदार होता है। उस मुकदमे के हवाले से उसकी पहले से कोई राय नहीं होती है, और उसका कोई पहले से पर्सनल नॉलेज नहीं होता है, कोई पर्सनल ग्रज नहीं होता है, कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं होता है। पर अगर जजिस की पर्सनल ग्रज, पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल सब कुछ मौजूद है, तो फिर वो जज तो नहीं है। वो तो फरीक है, मुद्दई है, गवाह है, मुद्दा लय है, लेकिन जज नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस समाज लाइव स्ट्रीमिंग ने, ये जो जज समझती है ना, उन्होंने रिमार्क्स देकर, उन्होंने आर्गुमेंट करके, काउंटर आर्गुमेंट करके क्या कमाल काम किया है। वो, उन्होंने शायद पीटीआई का मुकदमा बहुत अच्छा लड़ लिया है। ये उनका काम बतौर जज नहीं है, ये काम वकील का है, उनके फ्रीकैन का है ये काम जो है। मतलब जस्टिस आयशा मलिक को बड़ा एतराज है कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने सुन्नी ताज कौंसिल के मंशूर में से ये बात क्यों निकाली है। भाई, सुन्नी ताज कौंसिल इस केस में फरीक है, उसका मंशूर तो डिस्कस होगा। जो इस केस में फरीक नहीं है उसका मंशूर कैसे डिस्कस होगा। आपको सुन्नी ताज कौंसिल के मंशूर पे इतना एतराज क्यों है? आपने जेयूआई का मंशूर क्यों पढ़ा हुआ है? आपकी सियासी सोच सुन्नी ताज कौंसिल के साथ क्यों मिल रही है? सवाल तो ये भी है ना। आप सुन लें बात, और अपने फैसले में लिखें कि इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात का मंशूर पेश किया, बाकियों का नहीं किया। जज का फैसला बोलता है या जज का मुंह बोलता है? जज की जुबान बोलती है। जुबान तो सियासतदानों की चलती है, जज का तो कलम चलना है, तो उसने फैसला लिखना है। बड़ी तौहीन हो गई अदलिया की, और मैं समझता हूँ इस केस ने जुडिशरी को बहुत डैमेज किया। सर अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अहम मुलाकात की। तो चौधरी बरादरान में जो मुलाकात हुई है, ये बातें सामने आ रही थी कि उनके दरमियान खानदानी सुलह हो गई है और सियासी राहें अभी भी जुदा हैं, लेकिन कैसरा लाही की जानिब से तो इन तमाम बातों की तरदीद की गई है। उनकी जानिब से कहा गया है कोई खानदानी सुलह भी नहीं हुई। चौधरी परवेज इलाही ने अपना जो बयान है वो, उन्होंने जो कहा है वो सामने वाजे है सबके, कि जब तक मैंडेट वापस नहीं दिया जाएगा तब तक कोई सुलह नहीं होगी, ना सियासी ना खानदानी। कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई सुलह नहीं हुई। चौधरी खानदान में सुलह अब नामुमकिन है। इसराइल और फलस्तीन की सुलह हो सकती है, चौधरी शुजात और परवेज इलाही की सुलह नहीं हो सकती। आग और पानी का मिलाप हो सकता है, चौधरी शुजात और परवेज इलाही का मिलाप नहीं हो सकता। सुलह तो चौधरी शुजात और परवेज इलाही की नहीं होनी है, सुलह तो मोनस और सालिक की होनी है। चौधरी शुजात और परवेज इलाही की क्या लड़ाई है? उन्होंने तो अपनी जिंदगी आराम से गुजार ली। लड़ाई तो चौधरी मोनस इलाही और चौधरी सालक हुसैन की है। चौधरी सालक हुसैन और मोनस इलाही की मुलाकात होकर सुलह होगी तो बात है। उसमें चौधरी वजाहत के बच्चे शामिल बाजी हैं। वो जब देखते हैं कि चौधरी परवेज इलाही की गुड्डी चढ़ने लगी है, वो चौधरी परवेज इलाही के साथ मिल जाते हैं। जब सुन देखते हैं चौधरी शुजात हुसैन के बच्चों की गुड्डी चढ़ने लगी है, वो चौधरी शुजात हुसैन के साथ हो जाते हैं।
उनकी अपनी कोई सोच तो है नहीं, वो तो जीतने वाले के साथ हैं। आजकल चूंकि शुजात के बच्चे जीत रहे हैं, वो शुजात के साथ हैं। कल परवेज इलाही जीतने लग जाएगा, वो परवेज इलाही के साथ है। वो तो जड़ा जिते वो नाल वाली गल है चौधरी वजाहत हुसैन की, उनकी अपनी सियासी तो कोई स्टैंडिंग नहीं है, ना वो कुछ सियासत में कुछ समझते हैं। तो इसलिए आप देखें ना, चौधरी वजाहत के बच्चे ने तो परवेज इलाही के मुकाबले पे इलेक्शन भी लड़ लिया मूसा ने। कल ये शुजात के बच्चों को बुरा भला कहते थे। तो इसलिए मेरे ख्याल में उस खानदान में अब सुलह नहीं हो सकती। ये सब खबरें झूठ पर मबनी हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं है। और ये हमें स्क्रीन को डिफ्यूज करने वाली बात है। दोनों घर है इस खबरों से परेशान है। तो इस शुजात के बच्चे भी सुलह नहीं चाहते हैं, और वो कहते हैं उन सुलह की खबरों से परेशान है। चौधरी मोहम्मद सलाई भी सुलह नहीं चाहता, वो सुलह की खबरों से परेशान है। ये जो लोग सुलह की खबरें उड़ाते हैं, ये दोनों घरों को तंग करने वाली बात। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अब अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।